हेलो। हाँ गुरु, क्या हाल है? सब बढ़िया। और बताओ गुरु, क्या माहौल है? कौन जीत रहा है? हमें तो लगता है यूपी में बीजेपी सरकार बना लेगी। अब की बार 300 पार। हमको तो लग रहा है यार एसपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा, लेकिन बहन जी को भी कम नहीं आंक सकते। 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। सही कह रहे हो यार, मामला एकदम फंस गया है। तो शंकु भी हो सकता है। लड़ाई बहुत जबरदस्त है। आगरा से लेकर अमेरिका तक, लखनऊ से लेकर लंदन तक, हर किसी के जुबान पर आजकल यही सवाल है कि यूपी में कौन जीत रहा है, क्या माहौल है, किसको जिता रहे हो, किसकी सरकार बन रही है। कोई मोदी को जिता रहा है तो कोई अखिलेश को, किसी को मायावती की जीत दिख रही है तो कुछ लोग त्रिशंकु का भी अनुमान जता रहे हैं। 11 मार्च को जब नेता भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। विजय की होली पूरा देश मनाएगा। समाजवादी लोगों की होली शानदार हो और जनता ने इसलिए वोट भी दिया। बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी। लेकिन जीतेगा कोई एक? ऐसे में सवाल ये है कि यूपी के सिंहासन पर बैठेगा कौन? किसने किया है जनता के दिलों पर राज, या फिर बट गया जनता का प्यार? आपके जहन में चल रहे सारे सवालों के जवाब एक एक करके मिलेंगे। बात सिलसिलेवार तरीके से करते हैं। सबसे पहले बात चुनावी गोलबंदी और उसके असर की। पहला सवाल, क्या जातिवाद से ऊपर उठ पाई है यूपी की जनता? पहले चरण के चुनाव से कुछ समय पहले मुद्दों की बात, विकास की बात, कहीं न कहीं इस तरह की शुरुआत हुई जिससे मुद्दे गौण होते गए और फिर जातिगत आधार पर गोलबंदी करने की कोशिशें शुरू हुई। दूसरा सवाल, क्या मोदी के शमशान वाले बयान से ध्रुवीकरण हुआ? इस तरह के बयान प्रधानमंत्री के पद से दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, और निश्चित तौर पे वो जो बयान था वो कहीं न कहीं ध्रुवीकरण करने के लिए ही था। ये शमशान और कब्रिस्तान की बात और बिजली और के करंट की बात, इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें कहीं न कहीं अभी चल रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा सवाल, क्या अखिलेश को राहुल से गठबंधन का फायदा मिला? दोनों को ही एक दूसरे का वोट ट्रांसफर होने की संभावना बहुत कम है। कुछ सीटों पर हो सकता है। कुछ ऐसी जगहों को मैं जानता हूं जहां अखिलेश का जो कोर वोटर है यादव, उसने बीजेपी को वोट करा है, और जो कांग्रेस का वोटर है वो भी, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र होगा। तो मुझे लगता है इस गठबंधन से कांग्रेस का फायदा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। चौथा और अहम सवाल, क्या मायावती वापसी कर पाएंगी? मुझे उनकी वापसी की संभावना तो बहुत कम लगती है, लेकिन एक चीज़ बताएं कि उनका वोट अच्छा पड़ रहा है और अच्छी टक्कर दे रही हैं वो। तो अब इस समय ज़रा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नंबर 1 2 3 कौन आएगा, लेकिन 1 2 3 की लड़ाई बड़ी कांटे की है। यानी इन चारों सवालों के जवाब से सीधे तौर पर कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। इसलिए अब हम यूपी के रीजन यानी इलाकों के हिसाब से वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं ताकि नतीजों के नजदीक पहुंचा जा सके। शुरुआत पश्चिमी यूपी से करते हैं, जहां की 136 सीटें जीत हार तय करने के लिए काफी हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के ऊपर समाजवादी पार्टी को हो सकता है सीटें कम मिलें जो 2012 के मुकाबले में, और उसमें बसपा और भाजपा में संघर्ष है, और एक क्षेत्रीय पार्टी जो कि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल है, इनमें सीटों का बंटवारा होगा। पश्चिमी यूपी के बाद अगला पड़ाव अवध के इलाके में पड़ता है। यहाँ विधानसभा की 81 सीटें हैं। इसी इलाके में वो यादव लैंड भी आता है जिसे समाजवादी पार्टी का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तो क्या इस बार एसपी अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएगी? अखिलेश भैया साकिर अली।
अवध में पहली बार ऐसा मुझे लगता है कि भाजपा को बढ़त हासिल होगी, क्योंकि वहाँ शहर ज़्यादा है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जो सीट ऑफ पावर जो है लखनऊ की वो वहाँ के ऊपर है। तो उस इलाके में जो है मुझे लगता है कि भाजपा का प्रदर्शन बाकी क्षेत्रों से बेहतर होगा। यूपी में बुंदेलखंड का इलाका सबसे पिछड़ा माना जाता है। सभी पार्टियों ने बुंदेलखंड को हरा भरा करने का सपना दिखाया है, लेकिन बेहाल बुंदेलखंड का वोटर यहाँ की 19 सीटों पर किसकी विजय पताका लहराएगा, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जो दिखाई पड़ा सीधा मुकाबला बीएसपी और बीजेपी के बीच में दिखाई पड़ा है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि उनकी बीएसपी पे बढ़त होगी। बीएसपी भी बहुत ज़्यादा उस तरीके से जैसा पिछली बार उसका प्रदर्शन था उतना आश्वस्त नहीं है। हाँ, ये तय है कि वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं है। पश्चिम के दुर्ग से शुरू हुई चुनावी लड़ाई की आखिरी आहुति पूर्वांचल के किले पर आकर खत्म हुई। यूपी में पूर्वांचल की 166 सीटें सबसे अहम मानी जाती हैं। यहाँ जो जीतता है सरकार उसकी लगभग तय होती है। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने इसी इलाके में सबसे ज्यादा जोर लगाया। ये वो इलाका है जहां पर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था और सत्ता में वो पहुंचे थे। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में मिलाकर जो है दलित मुस्लिम फैक्टर को एक नया आयाम देने की कोशिश की। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, तो ले देकर एक ही उम्मीद थे नरेंद्र मोदी। तो जाहिर तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे एक विश्लेषक के तौर पर, तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल पे सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलनी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी यूपी में वोट बढ़ते दिख रहे हैं। बुंदेलखंड में बीएसपी और बीजेपी में लड़ाई है, तो वहीं अवध और पूर्वांचल के इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन अब भी अहम सवाल बना हुआ है कि आखिर अब की बार यूपी में किसकी सरकार। तो आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आखिरी सवाल पूछ देते हैं। ये तो आकलन मुश्किल है ना। सबके पास अपने अपने दावे हैं और सबके पास किसी के पास 300 सीटें या 250 सीटें से कम नहीं है। उस हिसाब से विधानसभा के हाइट को बढ़ा देना चाहिए। ये सवाल ऐसा है कि हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी चकरा गए। यानी सीधे सीधे नतीजों को बता पाना अभी विशेषज्ञों के लिए भी आसान नहीं है। लिहाजा अब 11 मार्च यानी नतीजों के दिन यूपी की सियासी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी। हुकूमत की सरकार बनाने से नहीं रोक पाएंगे और तब पता चलेगा कि लखनऊ की लड़ाई का विजेता है कौन।